थोड़ा सा इसको पीछे कर दे रहे हल्का सा, क्योंकि मैं यहाँ तक आऊंगा ना, यहाँ तक आऊंगा तो फिर वो इसी- नंदिनी लास्ट बताओ क्या हुआ? हार्मोनिक सीरीज हो गया था ना, हार्मोनिक सीरीज हो गया था, अब ज्योमेट्रिक सीरीज। लेट आर बी ए रियल नंबर such that r is greater or equal to 0, r is greater or equal to 0। बहुत ज्यादा फोकस तो उसमें दिख नहीं रहा है अभी, उसमें लाइनिंग लाइनिंग आ रही है। चलो ठीक है, जो है वही, क्या किया जो। तो लेट आर बी ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कंसीडर द सीरीज कंसीडर द सीरीज आर पे पावर एन, एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसमें एन जीरो भी अलाउ है, एन जीरो भी अलाउ है, एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मीन्स अगर आप इसको खोलोगे, एन को वेरी कराओगे, आर पे पावर 0 1, यानी ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका पहला टर्म 1 है, फिर आर, आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, nth टर्म इसका क्या होगा? nth टर्म आर पे पावर एन माइनस वन, nth शुरू से गिरे ना एन टर्म, nth टर्म यहाँ आर पे पावर एन माइनस वन होगा, क्योंकि पहला टर्म इसका एक है, तो एन nth टर्म इसका आर पे पावर एन माइनस वन होगा, प्लस डॉट 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 इस तरह से। तो कंसीडर द सीरीज आर पे पावर एन दिस मच, डिस्कस द कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज आर पे पावर एन, एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी कुछ भी लिख सकते, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इस केस फर्स्ट, इसको कई केस में बांट के आपको करना पड़ेगा। केस फर्स्ट कि अगर आर 0 है, केस फर्स्ट assume that नेगेटिव अभी नहीं अलाउड किया हूं, वैसे तो ये आप पूरे रियल नंबर पे आर ले सकते हो, लेकिन अभी हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के चैप्टर में हैं, तो आपको केवल नॉन नेगेटिव आर, जिससे ये नॉन नेगेटिव बना रहे, तो इसका हर टर्म हो सीरीज का वो नॉन नेगेटिव बना रहे, इसलिए यहाँ आर को नेगेटिव नहीं अलाउ कर रहे हो, नेगेटिव नहीं अलाउ कर रहे हो, क्योंकि आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करनी है। वैसे तो आर पूरे रियल नंबर में वेरी करेगा, आधा पार्ट इसका नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस किया जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज का। अभी आप केवल ऐसे आर ले रहे हो जो नॉन नेगेटिव है, जिससे ये जो सीरीज आपकी बनी हुई है ये नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज बनी रहे, पॉजिटिव टर्म सीरीज बनी रहे, पॉजिटिव टर्म सीरीज बनी रहे। अस्यूम दैट कि अगर आर जीरो है, आर जीरो है, अगर आर जीरो तो देन व्हाट इज एस वन? एस वन मतलब सम ऑफ
S1 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। S1 नोटेशन तो जान गए हो ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, दैट इज 1। ये होगा S2 सम ऑफ फर्स्ट, तो 1 प्लस और R, और R आपका 0 है, R आपका 0 है, R 0 रख दियो ना, R 0 तो 1 प्लस 0, S2 इज दिस मच। S3 सम ऑफ 3 टर्म्स, तो ये आपका 1 प्लस 0 प्लस 0, S1 S2 S3, S2 भी आपका 1 आया, S3 भी 1। ऐसे बताओ इसका SN क्या आएगा, SN 1 ही आएगा क्योंकि सब आगे 0 है, SN इज 1, ठीक है, SN इज 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो जो आपकी सीक्वेंस SN है, पार्शियल सम सीक्वेंस, इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, यानी पार्शियल सम सीक्वेंस केस फर्स्ट में इस सीरीज का पार्शियल सम सीक्वेंस आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, और हर टर्म इसका क्या आ रहा है, 1 1 1। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या बन रही है, 1 1 1, यानी S1 भी 1 है, S2 भी 1 है, S3 भी 1 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर खोल के लिखोगे इसका हर टर्म क्या आ रहा है, 1 1 1, कांस्टेंट सीक्वेंस एंड ईच टर्म इज 1, इज 1। हर टर्म इस पार्शियल सब सीक्वेंस SN की 1 होगी। और आपको पता है कांस्टेंट सीक्वेंसेज जो होती हैं, कांस्टेंट सीक्वेंसेज कन्वर्जेंट होती हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस SN इज कन्वर्जेंट, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस आप पहले से जानते हो कन्वर्जेंट होती है, तो SN इज कन्वर्जेंट। और ये भी पता है कि कांस्टेंट सीक्वेंस उसी कांस्टेंट पे कन्वर्ज भी करती है, एंड SN कन्वर्जेस टू 1, ऐसे लिख दोगे, SN कन्वर्जेस टू 1, SN कन्वर्जेस टू 1। जब आप SN कन्वर्जेस टू 1 लिखते हो ना, तो यहाँ ब्रैकेट मत बनाया करना भूल से, बहुत लोग ब्रैकेट बना देते हैं। जब लिमिट नोटेशन में लिखते हो, बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, SN कन्वर्जेस टू, SN कन्वर्जेस टू n, ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। जब आप SN कन्वर्जेस टू n लिखते हो तो ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो, ठीक है, सिर्फ आप सिंपल SN लिखोगे। कन्वर्जेंट SN कन्वर्जेस टू 1, या लिमिट SN इक्वल टू 1 लिख दो। अगर इससे बचना चाह रहे ये ना वाला नोटेशन, तो लिमिट SN इक्वल टू 1 लिख दो। तो अगर पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो इस केस में सीरीज RN क्या होगा, वो भी कन्वर्जेंट होगा। एक ही तो तरीका सिखाया गया है, किसी सीरीज को कन्वर्जेंट चेक करना तो उसका पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ये चेक करो। तो इस सीरीज पहले केस में जब R 0 है, इसका जो पार्शियल सम सीक्वेंस SN है वो कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रहा है 1 पे। तो इस केस में, केस फर्स्ट में, सीरीज R पे पावर n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज कन्वर्जेंट, और सम क्या होगा, यही सीक्वेंस की जो लिमिट होगी, सीक्वेंस SN की जो लिमिट होगी। तो या हेंस R पे पावर n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जा रही है। मैं बोल रहा था ना, सीरीज एक बहाना है, काम इसी सीक्वेंस के साथ करना है, इसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट चेक करना है। तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और जो इसका सम आएगा वो इस सीक्वेंस की लिमिट आएगी, जो इस सीक्वेंस की लिमिट होगी, एंड सम ऑफ द सीरीज R पे पावर n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज द लिमिट ऑफ SN जहां कन्वर्ज कर रहा होगा 1। इसका मतलब अगर R 0 है, उस केस में सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज R पे पावर n कन्वर्जेंट है, और आपको सम भी पता है क्या होगा 1, और आपको महसूस भी हो रहा होगा कि 1 आगे सब 0 हो जा रहा है। देखो जब R 0 है, इसमें देखो जब R 0 है तो सब 0 नहीं हो जाएगा, तो केवल बचेगा क्या, 1 ही तो बचेगा। तो जो सम आएगा वो 1 आएगा, ठीक है, सम आएगा 1। लेकिन ये बहुत लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि दिख तो रहा है सर डायरेक्ट, आपको उस पार्शियल सम सीक्वेंस के सहारे दिखाना होगा कि इसका सम 1 होगा, इसका सम 1 होगा। बहुत लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, R इक्वल टू 0 रख देते हैं,
तो कहते हैं आर इक्वल टू 0 रखने पे सीरीज आर पे पावर एन 1 तो आ रहा है, इस सम ऑफ द सीरीज आर पे पावर एन 1 आ रहा है। अगर वो आर्गुमेंट लिख दिए तो एक नंबर मिलेगा नहीं। कुछ किसी का भी कन्वर्जेंस चेक करना है तो हमेशा पार्शियल सम सीक्वेंस के सहारे ही चेक करोगे। पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और जहां कन्वर्ज करेगा वहीं पे वो सीरीज का वही उस सीरीज का सम भी होगा। पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो सीरीज कन्वर्जेंट, और इसका सम क्या होगा, इस सीक्वेंस की लिमिट जहां ये कन्वर्ज कर रहा होगा, ये 1 होगा। केस 2, केस 2 assume that r greater than 0 लेस देन 1। आर को ब्रेक कर रहे हो, ठीक, पहले 0 का केस निपटा लिए, अब आर 0 से बड़ा और 1 से छोटा ले रहे हो। देन इस केस में एसएन क्या होगा, व्हाट इज द एसएन, nth term of the partial sum sequence SN। SN क्या होगा, SN इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। जब भी आप सीरीज में SN लिखोगे सामने वाला बंदा समझ जाएगा आप पार्शियल सम सीक्वेंस का nth टर्म लिख रहे हो। व्हाट इज द SN हियर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज r पे पावर n, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज r पे पावर n। तो फर्स्ट n टर्म्स क्या है, 1 प्लस r स्क्वायर डॉट डॉट आर की पावर एन माइनस 1, यही रुक जाना है। एन टर्म ये है, एन ये है, एन टर्म देखो, एक यहां से लेके एन माइनस 1 और एक टर्म ये, तो टोटल ये आपका 1 एन टर्म है। ये बहुत लोग आर पे पावर एन पे पहुंच जाते हैं, तो एस एन प्लस 1 लिखना पड़ेगा, फिर एस एन प्लस 1 होगा। इसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये है, एक एक पे यहाँ एक पावर है, 1 2 एन माइनस 1 तक यहाँ टर्म दिख रहा है, और एक टर्म ये, तो टोटल टर्म इसमें कितने हैं, एन टर्म। तो एस एन यहाँ पे ये होगा, नॉट की प्लस आर पे पावर एन लिख दो, ठीक है। तो एस एन बहुत ध्यान से लिखना, कहीं कहीं जल्दीबाजी में टीचर यहाँ आर पे पावर एन भी लिख देते हैं, तो जो गड़बड़ करते हैं वो एस एन प्लस 1 है। एस एन लिखना है तो एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज आर पे पावर एन, जो कि ये होगा, ठीक है। अब दिस इज नथिंग बट, ये आपका क्या है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है, जहां आर कॉमन रेशियो है। देखो 1 में आर मल्टीप्लाई किया तो आर आ गया, फिर आर में आर मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर आ गया, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते गए तो आर पावर एन माइनस 1 आ गया। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप पढ़ते हो या ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ते हो वही है फाइनाइट वाला, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, आपको पता है ना, ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन अपान 1 माइनस आर, ये तो होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते थे आप लोग इंटरमीडिएट में, फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ए आपका 1 है, ठीक है, 1 माइनस आर आर ही है, तो आर पे पावर एन, क्योंकि एन टर्म्स हैं इसमें, 1 माइनस आर पे पावर एन, टर्म तो इसमें एन है ना। अब ये देखिए, बहुत लोग यहाँ एन माइनस 1 लिख देते हैं, टर्म होता है कि अगर एन टर्म का सम तो आर पे पावर एन अपान 1 माइनस आर, ये फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, दिस फार्मूला। तो यहां से आपका हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस आर, आर पे पावर एन अपान 1 माइनस आर, दो भागों में ब्रेक कर लिए, 1 अपान 1 माइनस आर और माइनस आर पे पावर एन अपान 1 माइनस आर। You can write this 1 upon 1 minus r minus 1 minus r into r पे पावर n। अब यहाँ अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस लगने वाली है, अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये समझो एक सीक्वेंस ए एन, सोचो ए एन जो हमेशा 1 अपान 1 माइनस आर है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है जो हमेशा 1 अपान 1 माइनस आर है, 1 अपान 1 माइनस आर है कांस्टेंट सीक्वेंस। और ये एक सीक्वेंस है आपका, ये आर पे पावर एन भी तो एक सीक्वेंस है, आर पे पावर, कुछ मामला गड़बड़, लो रेड
आर पे पावर एन भी एक सीक्वेंस है और ये कांस्टेंट है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप इसे, मतलब आपका सीक्वेंस इस तरह से ए एन माइनस, हाँ अल्फा या सी, या जो भी लिखना चाह रहे हो अल्फा बी एन, इस तरह से, जहां ए एन आपका हमेशा 1/1 माइनस आर है, ठीक है, और बी एन आपका आर के पावर एन है। अब एक नोट मैं लास्ट टाइम पे लिखाया था कि अगर आर आपका 0 और यानी 1 के बीच में है, मीन्स आर आपका 1/2 हो सकता है, आर आपका 1/4 हो सकता है, आर आपका 1/6 हो सकता है, तो आर पे पावर एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? अगर आर 1 से छोटा है तो आर पे पावर एन सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? 0 पे, ठीक है, 0 पे। तो दिस कन्वर्जेस टू, आपकी बार इक्वल मत लिखना, ठीक है, ये दिस कन्वर्जेस टू, ऐसे कन्वर्जेज का सिंबल बना रहा, दिस कन्वर्जेस टू, कांस्टेंट टर्म है तो वही कन्वर्ज करेगा 1/1 माइनस आर, माइनस 1/1 माइनस आर इंटू 0, यहाँ कन्वर्ज करेगा 1/1 माइनस आर इंटू 0, क्योंकि ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, एज आर एन कन्वर्जेस टू 0। क्यों? बिकॉज, क्योंकि आर आपका 1 से छोटा है, ये सब सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है, सीक्वेंस में इस साल भी हमने लिखवा दिया था, ठीक है, लिखवा दिया था। तो एस एन कन्वर्ज करेगा 1/1 माइनस आर पे, ये टर्म खत्म हो जाएगा 1/1 माइनस आर पे, एस एन कन्वर्जेस टू 1/1 माइनस आर। तो पार्शियल सम सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है और कहाँ कन्वर्ज कर रही है? 1/, दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल सम सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, इस केस में भी, केस 2 में कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू, कन्वर्जेस टू partial sum sequence Sn is convergent and converges to 1/1 minus r, 1/1 माइनस आर। और जो ही पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। हेंस या सो सीरीज आर पे पावर एन, एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज कन्वर्जेंट। मैं बोल रहा था ना, सीरीज बहाना है, हमेशा आप पार्शियल सम सीक्वेंस के सारे सारे थ्योरम प्रूव करोगे, सारे। उस पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। यही तो मैं 8-9 लेक्चर समझाया था, आपका सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है तो आप पार्शियल सम सीक्वेंस का कन्वर्जेंस चेक करोगे, अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा, ये आपका कन्वर्जेंट है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई। और साथ साथ आपको सम भी पता होगा कि सम क्या आएगा इस केस में, जहां पे ये सीक्वेंस पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा होगा, तो सीरीज आर पे पावर एन, एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जो सम ऑफ द सीरीज आएगा, सम ऑफ द सीरीज आर पे पावर एन, इसका जो सम आएगा, इस सीरीज का सम आएगा वो 1/1 माइनस आर। यहाँ पे पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, वही तो सम आता है सीरीज का, डिफाइन किए थे, डिफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लेना सब लोग, कि जो सम ऑफ द सीरीज आएगा वो एस एन की लिमिट ही आएगी जहां एस एन कन्वर्ज कर रहा होगा, और एस एन कन्वर्ज कर रहा है 1/1 माइनस आर पे। इस दूसरे केस में भी सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है आर पे पावर एन, और सम भी आपको पता है क्या है, 1/1 माइनस आर। और ये आप वैसे भी जानते हो, बचपन में भी जानते हो, इनफाइनाइट सीरीज आर स्क्वायर आर पे पावर एन, ठीक है, आप ये जानते हो कि ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर पे पावर एन, जहां ए फर्स्ट टर्म और आर आपका, ठीक है, कॉमन रेशियो। इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या आता था, अगर आर आपका 1 से छोटा है, A/1 माइनस आर, याद आया, A/1 माइनस आर, वही तो यहाँ भी हो रहा है। फर्स्ट टर्म यहाँ ए की जगह 1 है, 1/1 माइनस कॉमन रेशियो जो कि आर है, वही जो आना चाहिए वही आ भी रहा है, बाय रूल भी वही आ रहा है जो आना चाहिए, जो आप पहले से जानते हो, उससे वायलेट नहीं कर रहा है, वही आ भी रहा है, ठीक है। केस
थर्ड, assume that r इक्वल टू 1। अगर r आपका 1 है, assume that r इक्वल टू 1, देन सीरीज r पे पावर n ग्रेटर r इक्वल टू 0 क्या आएगा? मतलब खोल के एक बार देख लो क्या आएगा। आपका यही तो आएगा जब r 1 कर दिए हो, 1+1+1+ डॉट 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 1+, यही आएगा हर टर्म। r पे पावर 0 तो 1 होगा ही होगा। r भी आपका 1 हो गया तो r 1 हो गया, r स्क्वायर तो वो भी 1 स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, तो ये सब 1 यानी 1+1+1। तो यहाँ लेकिन ये यहाँ से फिर पार्शियल सम, हियर Sn क्या होगा आपका? पार्शियल सम सीक्वेंस मींस पार्शियल सम सीक्वेंस का nth टर्म Sn से ये कैसे आता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ दिस सीरीज। आपका क्या आएगा यहाँ पे इस केस में? 1+1+1 कितने टाइम्स? n टाइम्स, n टाइम्स। तो Sn इक्वल टू आपका हो गया n, Sn इक्वल टू हो गया इस केस में n। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, कुछ भी n हो, जैसे S1 1 होगा, S2 2 होगा, S3 3 होगा, आप देख सकते हो, S4 4 होगा, S5 5 होगा, Sn n ही होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? ये सीक्वेंस n अभी n आ गया ना, तो सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट होकर अगर n आ रहा है, आप पहले से जानते हो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। या अगर दूसरा आर्गुमेंट लिखना चाह सकते हो तो ये जो, तो सीक्वेंस Sn इक्वल टू सीक्वेंस n, ये आया सीक्वेंस Sn इक्वल टू सीक्वेंस n, ठीक है। और इसको आप पहले से जानते हो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये बाउंडेड एबव ही नहीं है, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो बाउंडेड, अगर कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड, अगर बाउंडेड नहीं होगी तो क्या कन्वर्जेंट होगी? ये बाउंडेड नहीं है, इस वजह से कन्वर्जेंट नहीं है। वैसे भी जान रहे हो ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। विच तो द सो सीक्वेंस Sn और वो आपका सीक्वेंस n है, इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट। तो पार्शियल सम सीक्वेंस इस केस में कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है जब r इक्वल टू 1 है। तो हेंस इस केस में सीरीज r पे पावर n ग्रेटर r इक्वल टू 0 इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट। अब लास्ट केस, केस कौन सा? केस 4, r 0 ले लिए थे, फिर 0 और 1 के बीच में फिर 1 और फिर r ग्रेटर देन 1। assume that r ग्रेटर देन 1। r आपकी, r आप अब की बार आपका 1 से बड़ा है, मतलब आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये है। नोट दैट अगर r 1 से बड़ा है तो सीक्वेंस r पे पावर n के बारे में क्या कर सकते हो? सीक्वेंस, अब की बार सीक्वेंस का सिंबल है, सीक्वेंस n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लिख दो। वैसे ज्यादातर मैं ये लिखता नहीं हूँ, सीक्वेंस r पे पावर n। नोट दैट सीक्वेंस अगर r 1 से बड़ा है, जैसे सपोज r 2 है, 2 पे पावर n सीक्वेंस, यानी 2 स्क्वायर 2 यानी 2 4 8 ये सीक्वेंस है। नोट दैट दिस सीक्वेंस r पे पावर n, ये क्या सीक्वेंस बाउंडेड होगी, ठीक है, ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी, तो टर्म इसके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, जब 1 से बड़ा है, ठीक है। विच नोट दैट द सीक्वेंस r पे पावर n इज नॉट बाउंडेड एबव, इज नॉट बाउंडेड एबव। ये जो सीक्वेंस होगी ये बाउंडेड एबव नहीं होगी। एक एग्जांपल से आप वेरीफाई भी देख भी सकते हो, जैसे r इक्वल टू 2 लिए, तो आपका 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 ये सीक्वेंस कहाँ बाउंडेड एबव होगी? बाउंडेड बिलो तो होगी लेकिन बाउंडेड एबव नहीं होगी।
बाउंडेड एबव नहीं होगी। तो अगर आर एक से बड़ा है तो सीक्वेंस आर पे पावर एन इज नॉट बाउंडेड एबव। लेकिन अगर आपको आर्गुमेंट लिखना हो फॉर अदरवाइज, इफ इसका रीजन, अगर आर पे पावर एन थोड़ी देर के लिए मान लो कि बाउंडेड एबव है, तो क्या दिक्कत होगी? जो आप लिख दिए हो डायरेक्ट, ये तो आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि दिख रहा है सर, ठीक है, आपको आर्गुमेंट देना होगा कि ये बाउंडेड एबव नहीं है तो क्यों। तो इफ अगर आर पे पावर एन, एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, रीजन, यहाँ रीजन लिख देना जो आप रीजन दे रहे हो, इस छोटी सी बात जो नोट दैट लिख रहे हो उसका रीजन क्या है? रीजन इफ आर पे पावर एन इज बाउंडेड, इज बाउंडेड एबव, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो ये बाउंडेड एबव है, यहाँ लिखते थोड़ा सा इफ के साथ सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ थोड़ा सा आप लिखते तो सपोज दैट, सपोज दैट ये बाउंडेड एबव है, क्योंकि इफ देन का कुछ बनेगा नहीं। सपोज दैट आर पे पावर एन इज बाउंडेड एबव, सपोज दैट आर पे पावर एन इज बाउंडेड एबव, ठीक है। तो क्या होगा अगर ये बाउंडेड एबव हो गया? अगर ये बाउंडेड एबव हो गया तो क्या हो जाएगा फिर? ये एक सीक्वेंस, सीक्वेंस का रिजल्ट यूज करने की कोशिश करो। बाउंडेड एबव है तो एक चीज ये और होगा, तो उसके हिसाब से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अगर आर, आपका आर पे पावर एन जो है, नोट सिंस एन लेस आर, एन लेस देन एन प्लस वन, अगर एन आपका एन प्लस वन से छोटा है, ठीक है, तो आर पे पावर एन, आर एक से बड़ा है, ठीक है, आर पे पावर एन आपका लेस देन होगा आर पे पावर एन प्लस वन से, क्योंकि आर एक से बड़ा इस इनइक्वलिटी को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर एन एन प्लस वन से छोटा है तो आर पे पावर एन इज लेस देन आर पे पावर एन प्लस वन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका आर एक से बड़ा है, आर एक से बड़ा है, ठीक है, आर पे पावर एन, आर पे पावर एन प्लस वन से। तो मीन्स आप क्या दिखा दिए कि अगर एन लेस देन एन प्लस वन है, यानी आगे जाने पे टर्म बढ़ रहे हैं, आगे जाने पे ये एन टर्म है, ये एन प्लस वन टर्म है इस सीक्वेंस का, तो आगे जाने पे टर्म बढ़ रहे हैं। अगर एन प्लस वन एन से बड़ा है तो आर की पावर एन मीन्स, अगर ए वन बड़ा, ए वन से बड़ा ए टू हो गया, ए टू से बड़ा ए थ्री हो गया, ए थ्री से बड़ा ए फोर हो गया, तो दिस इंप्लाई कामा आर पे पावर एन आपका इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डिफिनेशन ही तो है ये, ठीक है। अगर एन लेस देन एन प्लस वन तो इंप्लाई कर दे रहा है कि ए एन, ठीक है, ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन। अगर इसको ए एन समझो, ए एन, तो ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन। इंक्रीजिंग नहीं, ये स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन इंक्रीजिंग से ही काम चल जाएगा। अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड एबव हो जाए तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। इट फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट आर पे पावर एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ये आपको पहले से पता, अगर आर एक से बड़ा हुआ, ठीक है, आर एक से बड़ा हुआ तो आर पे पावर एन सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा, बल्कि वो इन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है। ये एग्जाम्पल है डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी का। सपोज टू पे पावर एन है, ये सीक्वेंस एग्जाम्पल है डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी का, तो ये डाइवर्जेंट। तो आर, इट फॉलोज दैट आर पे पावर एन इज कन्वर्जेंट विच इज नॉट पॉसिबल।
विच इज नॉट पॉसिबल। तो जब आप इसको बाउंडेड एबव मान रहे हो तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, जबकि ये एक्चुअली में डाइवर्जेंट होती है। अगर आर एक से बड़ा है तो आर पे पावर एन सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि आर पे पावर एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस अगर आर एक से बड़ा है, और जो ही आप बाउंडेड एबव मान रहे हो तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। इसका मतलब जो ये मान रहे हो ये गड़बड़ है। तो आर पे पावर एन सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड एबव। बाउंडेड एबव और नाउ एसएन का, एसएन पे काम करो। एसएन, एसएन मतलब पार्शियल सम सीक्वेंस का एन टर्म, एसएन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आप दे तो वही आएगा आपका 1 प्लस आर, आर स्क्वायर, कहाँ तक ध्यान रखना, कहाँ तक, एन माइनस वन तो रुक जाना, ठीक है, आर की पावर एन माइनस वन। जब ये पॉजिटिव टर्म है तो ये सब 1 आर ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, ये सब पॉजिटिव है। अब मैं सबको हटा दे रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ आर पे पावर एन माइनस वन, आर पे पावर एन माइनस वन। इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा? ऊपर वाला बड़ा होगा, नहीं नहीं, समझो ध्यान से, इनइक्वलिटी का गेम है एनालिसिस, ध्यान। आप कह रहे हो कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस, और आगे का सब डिलीट कर दिए, तो ये सब पॉजिटिव नंबर थे ना, ये ज्यादा रहा होगा। जब ये हटा दोगे तो नीचे वाला ये ग्रेटर देन, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन आर के पावर एन माइनस वन, स्ट्रिक्ट बड़ा होगा ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि आप इतने आर के पावर एन माइनस टू तक, और वो पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। आप समझो 2 + 3 है, ठीक है, और जिसमें से 2 हटा रहे हो तो ये ग्रेटर देन 3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। आधे लोग इसमें काहे इतना सस्पेंस की तरह देख रहे हो, ठीक है, आप इतना हटा रहे हो तो ये नीचे वाला छोटा हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा रहेगा। दिस इज ग्रेटर देन आर के पावर एन माइनस वन। आर पे पावर एन माइनस वन से आपका एस एन ग्रेटर। अब सपोज लेट, इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल एस एन इज बाउंडेड एबव, एस एन इज बाउंडेड एबव। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि एस एन, ये सॉरी, लेट के साथ भी एस एन आपका बाउंडेड एबव है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन आने वाला है। अगर एस एन बाउंडेड एबव है तो देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर m such that Sn is less or equal to m for all n belongs to m। यहां भी लिख देना for all n belongs to m। अब इस इनइक्वलिटी को, इस इनइक्वलिटी को इस इनइक्वलिटी के साथ मिलाओ, क्या निकल के आएगा? इस इनइक्वलिटी को मैं बता रहा हूं, ये जो आप इनइक्वलिटी देख रहे हो इसको और इसको एक साथ लिखने की कोशिश करो। एस एन लेस आर इक्वल टू एम और एस एन ग्रेटर देन आर पे पावर एन माइनस वन। तो सो आर पे पावर एन माइनस वन लेस देन एस एन लेस आर इक्वल टू एम, ये आपके पास आ गया फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एम। दिस इंप्लाइज
आर पे पावर n माइनस वन इज लेस आर इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स। बताओ कंट्राडिक्शन कहाँ आया? अब आगे आ चुका कंट्राडिक्शन, जो पहले नोट लिखवा दिया हूं उसी को कंट्राडिक्ट कर रहा है ये। आर पे पावर n माइनस वन हर n के लिए अगर ये छोटा है तो दिस इंप्लाइज लेस आर इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस आर पे पावर n माइनस वन इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव। अब ये सीक्वेंस का आर पे पावर n सीक्वेंस के साथ क्या संबंध होगा? ये आर पे पावर n माइनस वन सीक्वेंस है, आर पे पावर n के साथ क्या संबंध होगा? आर पे पावर n माइनस वन जो सीक्वेंस होगा इसके टर्म क्या आएंगे जब n वेरी कराओगे? यहाँ देखो, जब n वेरी n इक्वल टू वन रखोगे तो वन, और फिर n टू रखोगे तो आपका क्या आएगा? n इक्वल टू वन रखोगे तो आर पे पावर जीरो दैट इज वन, ठीक है। और फिर टू रखोगे तो आर, आर स्क्वायर आर क्यूब। और ये सीक्वेंस आप कह रहे हो कि बाउंडेड एबव है, ठीक है, बाउंडेड एबव है, ठीक है। और आर पे पावर n सीक्वेंस खोलोगे तो क्या होगा? n वेरी कराओगे तो एक टर्म ही छूटेगा, एक टर्म ही छूटेगा ना, एक टर्म ये छूट जाएगा। आर पे पावर n ले रहोगे, n वेरी कराओगे तो आर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर क्यूब आएगा, एक टर्म छूटेगा। अगर ये ओवरऑल बाउंडेड है तो ये भी तो बाउंडेड होगा, ठीक है। ये इसका, ये जो आर पे पावर n है इसका सब सीक्वेंस है, ये इसका सब सीक्वेंस है, ये इसका सब सीक्वेंस है। तो सिंस आर पे पावर n इज ए सब सीक्वेंस, आप यहां से देख सकते हो इसी में से एक हटा दिया गया तो आर पे पावर n सीक्वेंस आ रहा है। ये आपका आर पे पावर n माइनस वन सीक्वेंस है, इसको खोलने पे आपका ये सीक्वेंस आएगा। और आर पे पावर n सीक्वेंस जब खोलोगे तो ये आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें से एक टर्म डिलीट कर रहे हो तब ये आपका आ रहा है। इसका मतलब आर पे पावर n जो है आर पे पावर n माइनस वन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। सिंस आर पे पावर n माइनस वन इज ए सब सीक्वेंस, आप आर पे पावर n माइनस वन इस पे जो ध्यान दिया वो गचा खा जाएगा। अब उसको लगेगा ये छोटा है ये बड़ा है, कैसे ये सब सीक्वेंस हो जाएगा। आप खोल के देखा करो, यहां से खोल के ये सब सीक्वेंस आप आर पे पावर n माइनस वन। तो अगर ओरिजिनल सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो सब सीक्वेंस भी क्या होगी? बाउंडेड एबव। तो आर पे पावर n सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव। और यही तो हो नहीं सकता। नोट दैट आप पहले, आपको पहले ही लिखवा दिया, जो मुझे यूज करना था वो पहले लिखवा दिया था। नोट दैट आप लिखो ना कॉपी में, आर पे पावर n इज नॉट बाउंडेड एबव, और आ क्या गया? बाउंडेड एबव, ठीक है। और आया किस वजह से? जो आप थोड़ी देर के लिए मान लियो, अपने कॉपी में देखो, थोड़ी देर के लिए मान लियो कि इसका जो पार्शियल सम सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है, उसी की वजह से तो आ रहा है। जो आप पार्शियल सम सीक्वेंस को बाउंडेड एबव मान रहे हो तभी आपका आर पे पावर n बाउंडेड एबव। विच इज, यहाँ लिखो विच इज ए कंट्रडिक्शन, विच इज ए कंट्रडिक्शन, कंट्रडिक्शन टू व्हाट? क्योंकि ये आपकी बाउंडेड एबव नहीं है, जबकि यह बाउंडेड एबव आ गया आपका, बाउंडेड एबव आ गया। और ये जो कंट्रडिक्शन आया किस वजह से? जो थोड़ी देर के लिए आप पार्शियल सम सीक्वेंस को बाउंडेड एबव मान ले रहे हो, वो बाउंडेड एबव मानना रॉन्ग है, बाउंडेड एबव मानना रॉन्ग है, क्योंकि इसकी वजह से कंट्रडिक्शन आ रहा है। तो thus the partial sum sequence is not bounded above। समझ के सब लिखना बाउंडेड एबव, क्योंकि अगर बाउंडेड एबव मान रहे हो तो कंट्रडिक्शन आ जा रहा है, कंट्रडिक्शन, इसका मतलब बाउंडेड एबव नहीं होगा ऐसे में। अब कल ही सीखे हो, अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो कन्वर्जेंट होगी, कल आपके कॉपी में होगा पॉजिटिव टर्म सीरीज है कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस क्या हो? बाउंडेड एबव। तो इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब अगर पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर बाउंडेड एबव नहीं है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो फाइनलाइज करो, हेंस सीरीज आर पे पावर n ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो is not convergent
मीन्स डाइवर्जेंट, ठीक है, सीधे लिख दो, नॉट कन्वर्जेंट मीन्स डाइवर्जेंट। क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज में आप सीख चुके हो, कैरेक्टराइज कर दिए थे कि पॉजिटिव टर्म सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड हो। तो अगर पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, कन्वर्जेंट नहीं मीन्स डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, डाइवर्जेंट होगी। तो सारे केसेज आप कर लिए। अब देखो कोई केस बचा है, आर ग्रेटर आर इक्वल टू जी में सारे हो गए, 0 हुआ, फिर 0 और 1 के बीच में देख लिए, 1 हो गया, और 1 से बड़ा भी अगर है तो भी। कंक्लूजन क्या निकल के आया, अब सब मिला के कंक्लूज करो, सीरीज आर पे पावर एन, एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ज्योमेट्रिक सीरीज आर पे पावर एन ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट है, अब केसेस सब देख लो, कब कब कन्वर्जेंट है, जब आर 0 है, ठीक है, कन्वर्जेंट इफ आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, 1 पे भी कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट इफ आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, एंड इज डाइवर्जेंट, एंड इज डाइवर्जेंट इफ आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 1 पे भी डाइवर्जेंट आया था, 1 या 1 से बड़ा होने पे डाइवर्जेंट। तो ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज का कन्वर्जेंस आप पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर लिए। अभी आर निगेटिव भी हो सकता है लेकिन उसको यहाँ नहीं करोगे, उसके लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपको जानना होगा थोड़ा सा, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी केवल आप पॉजिटिव टर्म सीरीज डील कर रहे थे, तो आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेके चल रहे थे। तो ज्योमेट्रिक सीरीज आर पे पावर एन कन्वर्जेंट होगा केवल और केवल इसी केस में, जब आर आपका 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा हो। बाकी हर केस में डाइवर्जेंट होगा अगर आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ले रहे हो। प्रियांशु बताना हमको, ये सीरीज जो लिखी हुई है, ये सीरीज जो लिखी हुई है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, सोच के बताना, ठीक है, ठीक है, सोच के बताना। कन्वर्जेंट है क्योंकि इस रीजन में आ रहा है, आर आपका 1 से छोटा है और ग्रेटर देन 0 है, इस रीजन में आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज आप देख के ही बता सकते हो क्योंकि आप पोस्टमार्टम जनरल आप ट्रीटमेंट कर लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन बन गया। अब लिखो नेक्स्ट, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, तो आपके टेस्ट चालू हो गए, कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट कंपैरिजन। लेट सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बी पॉजिटिव टर्म सीरीज। जितने टेस्ट बताए जाएंगे सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज। लेट ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन, ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन, यानी इस सीरीज का हर टर्म इस सीरीज के हर टर्म से लेस आर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग टर्म, यानी ए वन लेस आर इक्वल टू बी वन, ए टू लेस आर इक्वल टू बी टू, ए थ्री लेस आर इक्वल टू बी थ्री, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। देन कंक्लूजन, फर्स्ट वन, इफ जो बड़ा है उससे बनने वाली सीरीज, इफ सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, इफ सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट देन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। एंड सेकेंड वन, जो छोटा है अगर वो डाइवर्जेंट है, इफ सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट
देन सीरीज बी एन इज, इससे बनने वाली सीरीज डाइवर्जेंट होगी, सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट। सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट। मामला इधर हो गया कि उसमें इधर की स्क्रीन तो आ ही नहीं रही है, इसमें सेटअप तुम लोगों का सही है नहीं, और मैं ध्यान दे नहीं रहा हूँ, मैं इस साइड खड़ा हो गया हूँ तो ज्यादातर मैं इधर ही लिखते चला जा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कुछ ऐसा करो कि इस साइड में रहूँ। प्रूफ, आप ये सारे रिजल्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए क्यों बनाए जाते हैं, ये क्यों किसी आर्बिट्रेरी सीरीज के लिए सही नहीं है। एक कंपैरिजन टेस्ट में आप कंपल्सन क्यों लगा दे रहे हो, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज होना चाहिए, यानी ए एन, हर ए एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, हर बी एन भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये कंपल्सन क्यों लगा रहे हो, ये आपको जानना चाहिए क्यों ये कंपल्सन लगाना पड़ रहा है कंपैरिजन टेस्ट में, तो उसको सोचना। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, suppose that series bn is convergent, series bn is convergent। अब आपको दिखाना है वी हैव टू शो दैट सीरीज an इज कन्वर्जेंट। ठीक ठाक एनालिसिस यूज होगी, तैयार रहिएगा आप लोग, आप ही लोग बताइएगा पार्ट 1 की एनालिसिस यूज होने वाली है। मैं बोला था सीरीज बहाना है, तुरंत आपको पार्शियल सम सीक्वेंस के साथ काम करना होगा, कुछ भी प्रूव करना है पार्शियल सम सीक्वेंस के सहारे ही प्रूव करोगे। तो लेट Sn and Tn, let Sn and Tn be the sequences, दो है ना, दो sequences ऑफ पार्शियल सम्स, partial sums Sn इससे एसोसिएटेड मान रहे हो, सीरीज एसोसिएटेड टू द सीरीज, associated to the series, associated to the series लिखते नहीं द सीरीज, वो associated to the series am एंड, यानी Sn इसका पार्शियल सम सीक्वेंस है और Tn सीरीज Bn का, एंड सीरीज Bn रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सीरीज Bn आपका कन्वर्जेंट दिया हुआ है, सीरीज Bn आपका कन्वर्जेंट दिया हुआ है, इसका मतलब उसकी जो पार्शियल सम सीक्वेंस है वो आपकी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, वो कन्वर्जेंट होगी। सीरीज An को कन्वर्जेंट दिखाना है, मींस आपको पार्शियल सम सीक्वेंस Sn को कन्वर्जेंट दिखाना है, ये आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, तो सिंस नाउ Sn बराबर आपका क्या आएगा, S1 बाई डिफिनीशन Sn A1 प्लस A2 प्लस An, यही तो है आपका Sn, आपका यही तो होगा। अगर इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है, Sn इसकी पार्शियल सम सीक्वेंस है, Sn आपका क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 An, ठीक है। और A1 को आप रिप्लेस कर दो B1 से, ठीक है, A1 को रिप्लेस कर दो B1 से, ठीक है। B1 प्लस B2 प्लस Bn, तो यहां क्या आ जाएगा, अजम्पशन में आप साफ साफ लिखे हो लेस आर इक्वल, ठीक है, लेस आर इक्वल टू
a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an लेस आर इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस bn, क्योंकि हर an लेस आर इक्वल टू bn है और ये आपका क्या है tn। अगर सीरीज bn का nth पार्शियल सम सीक्वेंस इससे दिखा रहे हो tn से, तो tn ही तो होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये tn होगा। Sn लेस आर इक्वल टू tn फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। Since series bn is convergent and it is positive term series, ये भी तो क्लियर है कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इट इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो जो सीक्वेंस tn होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस tn भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, कन्वर्जेंट होगा। बस हमें ये बताओ ये कन्वर्ज कहां करेगा। अच्छा उस जब हाँ लिस्ट पर बाउंड पे, तो अगर ये सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो सीरीज tn सीक्वेंस tn कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सीक्वेंस tn बाउंडेड एबव होगा। अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये समझना ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, उसकी पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव होगी, पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव होगी। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड एबव तो कन्वर्जेंट भी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्ज कहां करेगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द रेंज सेट। एंड ये ध्यान देना, ये जो पार्शियल सम सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पार्शियल सम सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्ज करेगी। तो कहां पे कन्वर्ज करेगी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस tn, सीक्वेंस tn के लीस्ट अपर बाउंड पे। इस बात को आप समझना, क्योंकि सीरीज bn कन्वर्जेंट और पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इसका मतलब सीक्वेंस tn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, बाउंडेड एबव होगा, हेंस कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज कहां करेगा, रेंज सेट के लीस्ट अपर बाउंड पे। तो tn इज कन्वर्जेंट एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ tn पे कन्वर्ज करेगा, एंड कन्वर्जेस टू, एक शब्द भूल, एंड कन्वर्जेस टू, and converges to, and tn converges to this, tn converges to, ये सिंबल बना देना, tn converges to least upper bound of tn। अब मान लो इसका लीस्ट अपर बाउंड t है, से इस रेंज सेट का लीस्ट अपर बाउंड t है, t से so Sn is less or equal to Tn for all n, ठीक है, Sn is less or equal to Tn for all n। और आप कह रहे हो, ध्यान से देखो, आप कह रहे हो कि Tns का ये सारे सीक्वेंस Tn के यहाँ टर्म है, सीक्वेंस Tn का ये लीस्ट अपर बाउंड है t, तो लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है, मैं बोल रहा था एनालिसिस ज्यादा यूज होगी यहाँ पे। अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है इनका, इस सेट का ये अपर बाउंड भी तो होगा, इस सेट का अपर बाउंड भी होगा, और अगर ये अपर बाउंड है इसका हर टर्म लेस आर इक्वल टू किससे होगा, t से। तो tn इज लेस आर इक्वल टू t, tn इज लेस आर इक्वल टू t, समझना ध्यान से, t इसका लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड मींस अपर बाउंड, मींस इस अपर बाउंड होने का मतलब क्या है, इस सेट का हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल होगा, और सेट में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, tn ही तो आ रहे हैं, tn इज लेस आर इक्वल टू t फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। This implies Sn is bounded above, थोड़ा एक लाइन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगर Sn लेस आर इक्वल टू दिस, दिस इज लेस आर इक्वल टू Sn लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t, ठीक है, फॉर ऑल n Sn इज बाउंडेड अबव बाई t, Sn इज बाउंडेड अबव बाई t। और सीरीज an आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, उसकी अगर पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो गया तो सीरीज क्या हो जाएगी, क्योंकि इफ एंड ओनली प्रूव कर चुके हो तो कहानी खत्म है। या दिस इंप्लाइज, ऐसे बना देना, दिस इंप्लाइज अगर उसकी पार्शियल सीरीज an की पार्शियल सम सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो गया, ठीक है, बाउंडेड एबव हो गया,
और सीरीज एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। फर्स्ट आप प्रूव कर लिए, ठीक है, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। चलो ठीक है, जाओ, एक फिजिक्स की क्लास भी चलेगी ना।